जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और श्रेष्ठतम प्रश्नों की श्रृंखला में मैं लगातार आपके साथ अलग अलग खंडों में अलग अलग टेस्टों के माध्यम से और उनकी वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से आपकी एक समझ विकसित करने का काम कर रहा हूँ। हमेशा मेरा दृढ़ता से ये कहना होता है, मानना भी ये हमेशा ये रहता है कि जब आपकी समझ अच्छे से बन जाती है, अवधारणाओं पर बन जाती है, उनकी गहनता में जाकर के कुछ चर्चाएं आप सुन लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो फिर आप जब परीक्षा में कुछ इधर उधर दाएं बाएं की भी प्रश्नों की स्थितियां देखते हैं तो वहां पे निर्णय लेने में आप सक्षम होते हैं। हमारा फोकस हमेशा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होना चाहिए, रटना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। तो इस खंड में हम लोग बात करेंगे कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ, श्रेष्ठतम प्रश्नों के साथ। और गत वर्ष की परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, अधिकांश प्रश्न अलग अलग परीक्षा में आए हैं और कुछ प्रश्न श्रेष्ठतम मैं बनाने का प्रयास हमेशा करता हूं जिससे अवधारणाएं क्लियर हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा पहला प्रश्न है, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। ये एक गणित का साधारण प्रश्न है। इस प्रश्न की बारे में हमको विश्लेषण करना है कि ये जो प्रश्न है कि किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 प्राप्त, और आप प्रश्न को देख करके समझ पा रहे हैं कि एक से अधिक इस प्रश्न का उत्तर है। 24 का एक से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, 24 का एक से गुणा करेंगे 24 आएगा, 24 का एक से करेंगे तो 24 आएगा, 12 का 2 से करेंगे तो 24 आएगा, 8 का 3 से करेंगे तो 24 आएगा, 6 का 4 से करेंगे तो 24 आएगा। तो एक से अधिक स्थितियां हैं। बालक को जो ऐसा प्रश्न दिया जाता है, इस प्रश्न के बारे में क्या कहा जा सकता है? बच्चे को सामान्य समस्या समाधान की रणनीतियों को सुझाता है ताकि वो सही उत्तर दे सके। समस्या समाधान की सही युक्ति नहीं सुझा रहा है। इस प्रश्न को बनाने के पीछे दूसरा उद्देश्य है। अगर ये प्रश्न होता कि 6 गुणा 4 का मान क्या होगा या 12 गुणा 2 का मान क्या होगा, इस प्रश्न का एक उत्तर होता। ये प्रश्न इस प्रकृति का नहीं है, इस प्रकृति का ये प्रश्न नहीं है। अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है, ये ठीक सी बात है। चिंतन तो करेगा बच्चा कि कौन कौन सी संख्याएं, कौन कौन से जुड़े ऐसे जिनका योग गुणा करके 24 आएगा। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है, और बंद अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है। तो बंद अंत वाला नहीं है, निश्चित संख्या का मतलब एक उत्तर होता है, वो बंद अंत वाला प्रश्न होता है। उसके अलावा कोई अन्य स्थिति हो नहीं सकती है, ऐसा प्रश्न बंद अंत का होता है। सही उत्तर है ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है। यानी कि ऐसे प्रश्न का, और ये आपको पता है एनसीएफ 2005 में इस बात पर बल दिया गया कि बालकों को बंद अंत वाले प्रश्नों की जगह मुक्त अंत वाले प्रश्न दिए जहां बच्चों के चिंतन में प्रसार हो, बच्चों का चिंतन जो है वो अपसारी तौर पर जाए। एक से अधिक स्थितियां हो सकती हैं, हम हर एक प्रश्न में कहीं ना कहीं ऐसा विचार चिंतन कर सकते हैं कि वो प्रश्न मुक्त अंत वाला बन जाए। धन को ये प्रश्न के बारे में सबसे सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ठीक सा था, ये ज्यादा ठीक है, ये ज्यादा सटीक है, और हमको परीक्षा में श्रेष्ठतम उत्तर का विकल्प का चयन करना होता है। सही उत्तर आएगा पहले का सी। दूसरा प्रश्न है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत ब्रह्मांड को लिख दिया, ये कथन किसका है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। और ये जो परिभाषा है गणित के संदर्भ में श्रेष्ठतम परिभाषाओं में से एक मानी जाती है। गैलीलियो की ये परिभाषा है। और मैं अभी कुछ समय पहले वीडियो देख रहा था फेसबुक पर, वहां इस परिभाषा को विकास द्विकीर्ति सर है, उन्होंने भी कोट किया इस परिभाषा को। उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्मांड है जिस तरीके से बना है और जिस तरीके से सारी चीजें गति कर रही हैं और एक दूसरे के समन्वय के साथ, हर चीज टाइम बाउंड और निश्चित है, तो ये माना जा सकता है कि ईश्वर कोई महान गणितज्ञ होगा। यानी कि उसने जितना मैकेनिज्म बनाया है उसमें गणित की जितनी कहने चाहिए अवधारणा सिद्धांतों का प्रयोग उसने किया है ईश्वर ने, तो ये माना जाता है कि ईश्वर जो है वो खुद एक महान गणितज्ञ होगा। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को, गणित ऐसी भाषा है जिसमें समूल ब्रह्मांड को लिख दिया गया है। गैलीलियो की परिभाषा है, बहुत अच्छी परिभाषा, याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है। विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है कब? जब गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको होल्ड पे रखो। अच्छा, मैं बच्चों को कई बार ये बोलता हूँ कि प्रश्न सही सा दिखे तो तुरंत सही उसको मत करो, हो सकता है उससे ज्यादा सही कोई प्रश्न विकल्प दिखे। दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश किया जाए। आप देखिए विवश शब्द आ रहा है, और ध्यान रखें जहां विवश किए जाने की, रटने की, दंड की, इस टाइप की जो नकारात्मक शब्दावली होती है वो कभी भी उस विकल्प को सही नहीं बनाती है। ये विकल्प बिल्कुल गलत होगा कि दैनिक अभ्यास से
बच्चों को ये कहा जाए कि वो सारी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश हो, ये गलत होगा। गणित ऐसे नहीं पनपेगा। बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से उनकी व्याख्या करते हैं, बच्चे गणित यहां भी नहीं पनपेगा जहां पे अध्यापक सब कुछ कर रहा है। अध्यापक व्याख्या कर रहा है, बच्चे सुन रहे, गणित नहीं पनपेगा। बच्चे एक साथ सूत्रों का अभ्यास करते हैं और उन पर परीक्षा में प्रदर्शन करने का दबाव होता है। नेगेटिव शब्द है 100%। ये सबसे श्रेष्ठ विकल्प वही है जो प्रारंभ में देखा था, जब गणित बच्चों के जीवन का भाग हो जाए, अनुभवों का हिस्सा हो जाए। ये एनसीएफ 2005 ने कहा। प्रमुख मार्गदर्शी जो सिद्धांत है उसमें भी इसी बात को कहा गया है। मैंने एक प्रश्न के उत्तर में भी मैंने इस बात को बोला था कि पाठ्यचर्या केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रहे, वो दैनिक जीवन के अनुभवों का भाग बने। कक्षा से बाहर ले जाया जाए विषय को, चाहे वो गणित हो। निम्नलिखित में से किसे गणित पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण माना जाता है? गणित के लिए कौन सा एक दृष्टिकोण सबसे ज्यादा? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामयिक दृष्टिकोण, एकात्मक दृष्टिकोण, सर्पिल दृष्टिकोण। और देखो सामयिक तो इसका उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता। सामयिक करंट अफेयर की बात होती है, गणित में बदलता नहीं है कुछ, गणित में सामयिक कुछ नहीं होता है। गणित हमेशा जिस तरीके से रिजिड है, गणित में आप एक से अधिक तरीके कर सकते हैं लेकिन अवधारणा में कोई बदलाव नहीं होता है, तो सामयिक हो नहीं सकता है और एकात्मक हो नहीं सकता है। गणित के अंदर लचीलापन है, मैंने एक टेस्ट में कराया कि गणित में लचीलापन होता है, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हो। सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प है सर्पिल, स्पाइरल नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। और ये स्पाइरल नेचर का वही अर्थ है जब एक संकल्पना दूसरी संकल्पना से गुथी होती है, जब एक संकल्पना दूसरी संकल्पना से गुथी होती है। तो आप जब तक एक नीचे की संकल्पना को नहीं अधिगम कर लेते, सीख लेते, तब तक उससे उच्च स्तर की संकल्पना को नहीं सीखा जाता। संकल्पना पे संकल्पना, संकल्पना पे संकल्पना, और जो गणित की लंबी आकृति कहलाती है। तो सबसे श्रेष्ठ जो दृष्टिकोण होगा, अप्रोच जो माना जाएगा गणित की, सर्पिलाकार। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? और सत्य नहीं है इसका मतलब 3 कथन सत्य है। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। अच्छा, सही कथन है, बिल्कुल सही विकल्प है। यानी कि कौन सा सत्य नहीं है पूछा है, इसका मतलब 3 सत्य है और ये कथन बिल्कुल सही है। नमूनों के अवलोकन यानी कि बच्चा अलग अलग घटनाक्रमों को देखे, जनरलाइजेशन करे उनका, प्राथमिक बच्चा कक्षा का बच्चा जनरलाइजेशन करके बच्चों में गणितीय सोच का निर्माण, गणितीय ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, 100%। ये भी कथन गणित के लिए, क्योंकि गणितीय ज्ञान का सर्जन बिना तर्क के हो ही नहीं सकता है। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। बिल्कुल ध्यान रखिए, गणित सामाजिक संदर्भों से भी आता है, संवाद से भी आता है गणित। और गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। गलत होगा, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों की भूमिका गणित के निर्माण में होती है। अभी हमने ऊपर कहा सामाजिक प्रक्रिया, संवाद शामिल होता है, तो संवाद शामिल होगा, सामाजिक शामिल। अब सांस्कृतिक तौर पर, कल्चरल तौर पर देखिए, आपको गणित वहां मिलेगा। हम जब गणित के मूल्य पढ़ते हैं, गणित के सामाजिक मूल्य, गणित के सांस्कृतिक मूल्य, गणित के कलात्मक मूल्य, गणित के अनुशासनात्मक, नैतिक, चारित्रिक मूल्य, गणित के बारे में कई सारे मूल्य जो पढ़ते हैं, तो वहां आप देखते हैं कि गणित के व्यवहारिक मूल्य अलग अलग स्थितियों में आपको हर जगह गणित आपको दिखता है। ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आप गणित देखने का प्रयास करोगे वहां गणित नहीं मिलेगा। तो सांस्कृतिक संदर्भों की भूमिका होती है, ये कह रहा है कि नहीं होती है, इसलिए ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण? प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए ध्यान रखेंगे, कक्षा स्तर होता है, उसके अनुसार डिसीजन लिया जाता है। उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, ये प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का उद्देश्य है, बिल्कुल गलत है। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के लिए प्रोत्साहन तैयारी करना, ये प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चे पे इतना लोड नहीं डालना है गणित को, बच्चे की सोच का गणितीकरण करना है, उसके मानस में गणित की एक तार्किकीकरण की प्रक्रिया पहुंचानी है। तो ये इतनी टेक्निकल चीजें, भारी भरकम गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना और परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, श्रेष्ठ विकल्प यही है। आप पहुंच गए। ये प्रश्न सीटेट में आई हुआ प्रश्न है, परीक्षा में आएंगे प्रश्न है, और वो आपको कनेक्ट इसलिए करता हूं मैं, आपको ये भी पता लगता है कि गत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न आए, ये जानना भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक? मैंने एक प्रश्न के जवाब में दिया था, 2 शब्द होते हैं, कोऑर्डिनल यानी कि समूहवाचक, और एक शब्द होता है ऑर्डिनल, जिसे हम बोलते हैं क्रमवाचक।
तो ये क्या होते हैं, इसको आपको मैं पहले एक बार शायद बता चुका हूं, इसको एक बार समझ लीजिए कि जैसे हम कॉर्डिनल नंबर जब लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे बोलते हैं, और जब हम ऑर्डिनल यानी कि क्रम के तौर पर बोलते हैं क्रमवाचक, तो क्रमवाचक में हम क्या बोलते हैं, क्रमवाचक में बोलते हैं पहला यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें आप अंतर समझ रहे हैं, 1 2 3 4 ये तो समूह बता रहा है कि समूह में इतनी संख्या में कोई वस्तुएं हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बता रहा है उसका क्रम क्या है। उस समूह में 4 व्यक्ति हैं, ये समूह है। रमेश तीसरे स्थान पर है, ये क्रम है। तो तीसरे स्थान पर है, या कक्षा में राहुल का शुरू से 15वां नंबर है, 15वां, 14वां, 10वां, 8वां, छठा, ये क्रम है। और 6 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति, ये समूह है। तो जहां समूह होता है दैट इज कॉर्डिनल, कॉर्डिनलिटी होती है, और जहां क्रम होता है वो ऑर्डिनल। तो हमको ये देखना है 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाग में हुआ, ऐसा देखना है। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, ये कॉर्डिनल है, समूह बता रहा है, क्रम नहीं बता रहा है। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के, ये भी समूह बता रहा है, मात्रा बता रहा है, क्रम नहीं बता रहा है। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर हूं, यानी को ये क्रम है। इस घर में 3 कमरे हैं, नहीं, सही विकल्प होगा यही, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर हूं। इन तीनों प्रश्नों में, इन तीनों विकल्पों में, इसमें, इसमें और इसमें, ए बी और डी में कॉर्डिनल स्टेटस है 3 का, और इसमें ऑर्डिनल क्रम सूचक स्टेटस है। तो श्रेष्ठ सही उत्तर होगा सी। अगला है गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध कथन पहचानना है, और शुद्ध कथन कोई एक है, इसका मतलब 3 अशुद्ध है। एक बार देखिए, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं को परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ये कुछ बच्चों को पता होगा, मैं आपको फैक्चुअल में आपको बता रहा हूं, ध्यान रखें। आप जब देखेंगे गणित में अलग अलग कक्षा स्तरों पर अलग अलग अवधारणाओं का इंट्रोडक्शन हुआ है। बीजगणित कभी प्राइमरी लेवल पे शुरू नहीं होता है, रेखा गणित की प्रमेय कभी प्राइमरी और मिडिल में भी नहीं होती है, 9th क्लास से शुरू होती है। तो कौन सी संकल्पना किस कक्षा स्तर से प्रारंभ होती है? ध्यान को, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, वो पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक जहां आप बच्चों को बताते हो कि बीच में 0 है, 1 2 3 धनात्मक संख्याएं इस ओर है, और ऋणात्मक संख्याएं ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस ओर है। तो ये जो पूर्ण संख्याओं का परिचय होता है ना, जबकि ये क्लास 6 में संख्या पद्धति होती है, 6 क्लास में शुरू होता है ये वाला अवधारणा, 6 क्लास में। तो ऋणात्मक संख्याओं का परिचय प्राथमिक स्तर पे ये गलत है, ये वाला कथन। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, ये बात अभी हम बात करेंगे। क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल है और मापन है, इसकी संकल्पना का परिचय भी हम मिडिल स्तर, प्राइमरी स्तर पर इसको भी नहीं देते, मिडिल से शुरू करते हैं। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर, गलत डंके की चोट पर कभी भी बीजगणित प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है। और भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी कि भिन्न उच्च प्राथमिक मिडिल लेवल पर नहीं, भिन्न जो होती है वो क्लास 3rd से इंट्रोड्यूस हो जाती है, क्लास 3rd से, भिन्न क्लास 3rd से इंट्रोड्यूस होती है। बीजगणित हमेशा मिडिल क्लास में, कक्षा 6 से इंट्रोड्यूस होता है, मिडिल स्तर पर इंट्रोड्यूस होता है। और वहां भी बीजीय राशियों से परिचय कराया जाता है, उनके ऊपर संकल्प, अन्य जो उच्च स्तरीय संकल्पना वो तो माध्यमिक स्तर से शुरू होती है। सही विकल्प है यही, सही विकल्प है बी, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। उससे पहले नहीं दे सकते, उसके बाद देने की, तो फिर वहां पे तो अपनी उच्च स्तर की सवाल करती है माध्यमिक स्तर। तो ये समझ रहे हैं आप, ऋणात्मक संख्या ये मिडिल स्तर पर चालू होंगी, भिन्न क्लास 3rd से चालू होंगी। बीज गणित कभी भी प्राथमिक स्तर से दिया नहीं जाएगा, कभी प्राथमिक स्तर से नहीं दिया जाएगा, ये मिडिल स्तर से होता है। तो इसलिए एक कथन यही सही है, और ये आपकी समझ में ये तत्व होना चाहिए कि गणित में कब कौन सी चीज कहां शुरू होती है। कभी प्रश्न है कि प्रमेय सिद्ध करने का ये जो संकल्पना है गणित की, कौन से कक्षा स्तर से प्रारंभ होना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर भी गलत होगा इसका, उच्च प्राथमिक स्तर भी गलत होगा, माध्यमिक स्तर से प्रमेय सिद्ध की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता है। और सिद्धांत शिरोमणि बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, ध्यान रखें, ये परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। भास्कराचार्य इसके लेखक हैं। 1150 के आसपास, मतलब 1114 से 1150 के बिटवीन उस समय पे ईस्वी में इन्होंने ये रचना की। और 4 भाग हैं इसके, 4 भाग हैं, और 4 भाग में लीलावती, बीजगणित और गृह अध्याय
गृह अध्याय और गोलाध्याय। गोलाध्याय 4 भाग में। और मैं ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि ध्यान रखें, ये अलग से प्रश्न लीलावती पुस्तक के लिए आ चुका है कि लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है। तो लीलावती पुस्तक के लेखक भी भास्कराचार्य है। सिद्धांत शिरोमणि उसमें पूरा ग्रंथ है, उसके लेखक भी भास्कराचार्य है। 1114 से 1150 ईस्वी के बीच में ये पुस्तक लिखी गई। अलग अलग संदर्भ में सन आपको अलग अलग लिख दी, उस दौर के हैं। भास्कराचार्य द्वितीय, इन्होंने ये पुस्तक लिखी सिद्धांत शिरोमणि। तो सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक आ जाए तो भी और लीलावती पुस्तक प्राय आ जाए तो भी, और इनमें से गोलाध्याय गृहाध्याय 4 भाग होते हैं। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल को। इस प्रश्न दो चीज है तेरे को, एक तो ये परिभाषा जो है, एक तो प्लेटो की परिभाषा है, प्लेटो की परिभाषा है। और प्लेटो ने इस बात को कहा कि गणित किसी देश की राष्ट्र की उन्नति का संबंध जो होता है वो गणित की उन्नति से होता है। यानी कि गणित जितना उन्नत होगा वो राष्ट्र उतनी उन्नति करेगा। ये गणित के किस मूल्य से। तो प्रश्न अगर ये आएगा ये परिभाषा किसकी है, तो प्लेटो की है। और प्रश्न आएगा ये गणित का कौन सा मूल्य है। गणित का सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, कलात्मक मूल्य, अनुशासनात्मक मूल्य। ये मैंने सामुदायिक गणित में पढ़ाया है। गणित के मूल्यों में मैंने इसको परिभाषित किया है कोर्स के अंदर। वहां पे बताइए गणित का सामाजिक मूल्य माना जाता है। सामाजिक मूल्य का अर्थ इसलिए है कि कोई देश उन्नति करता है, उसमें जो निर्माण होते हैं, सभ्यता जो होती है, उस सभ्यता, जैसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, हड़प्पा की सभ्यता है, वो बताती है कि उस दौर में गणित बड़ा उन्नत था। सभ्यता जो समाज था, सभ्यता थी, बड़ी उन्नत थी। तो हमने कैसे आइडिया लगाया मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन में, वहां इमारतें हमने देखी और इमारतों में गणित का प्रयोग जितना ज्यादा हुआ है, उसने ये बताया कि उस समय का समाज बड़ा एक प्रगतिशील समाज था, एक उन्नति पे था। तो देश की उन्नति जो होती है वो गणित की उन्नति से उसका संबंध होता है। ये गणित के सामाजिक मूल्य, जितने भी सभ्यता के निर्माण, भवनों के निर्माण होते हैं, वो सारे के सारे सामाजिक मूल्य में जाते हैं। ध्यान रखो। नैतिक मूल्य में क्या जाता है, जब बच्चा उचित अनुचित, गणित में आप एक प्रश्न ले रहे हैं जिसमें बच्चे को ट्रू और फॉल्स बताना है, सत्य असत्य बताना है। तो बच्चा जब गणित में सत्य असत्य कथन की पहचान करता है तो उसके जीवन में भी सत्य असत्य के लिए निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है। वो नैतिक मूल्य की श्रेणी में आता है। कलात्मक मूल्य में क्या होता है, जितना भी कलात्मक वस्तुएं हैं आप देखेंगे, जितनी भी कलात्मक वस्तुएं हैं उनमें आप देखेंगे गणितीय आकृतियों का प्रयोग हुआ है। आप कोई भी कलाकृति देखें उसमें कहीं ना कहीं गणितीय, आप जैसे आप चित्र देखेंगे, भित्ति चित्र देखेंगे, कोई भी आप कल्चरल कोई भी देखेंगे, उसमें आप जैसे संगीत है तो संगीत में 9 सुर होते हैं, तो 9 ही सुर है ना। ऐसी कई सारी चीजें। और अनुशासनात्मक मूल्य, जब बच्चा एक नियम का, एक प्रक्रिया का पालन करता है। गणित में किसी भी समस्या के समाधान में प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है, तभी जाकर के गणित की समस्या हल होती है, अन्यथा गणित की समस्या हल नहीं हो सकती। और बच्चा इस प्रकार से गणित की समस्या हल करते करते, एक प्रक्रिया का पालन करते करते वो कभी गलती नहीं करना चाहता है। ये उसके अंदर अनुशासन भी पैदा कराता है, तो वो अनुशासनात्मक मूल्य होता है। विस्तार से मैंने कोर्स में समझा रखा है। गणित का सामाजिक मूल्य है ये, प्लेटो की परिभाषा, ये ध्यान रखिए। तो ऐसे ऐसे जब आप अच्छे तरीके से प्रश्नों को हल करते रहते हैं, छोटे खंड लेने का मेरा हमेशा एक कारण ये था। 10-10 मैं चाहता, 20-20, 30-30 प्रश्नों को मैंने पिछले वीडियो में भी शायद बोला था, ले सकता था, लेकिन हमको विस्तार से चर्चा करने की समय मिल जाए। आप छोटे छोटे खंडों में तैयार करेंगे, संपूर्ण मिलाकर के आपके पास इतना भंडार हो जाएगा, आपकी सोच में भी भंडार हो जाएगा, आपके नोट्स में भी भंडार हो जाएगा। अच्छे से अध्ययन कीजिए, अच्छे से पढ़िए। हम लोग फिर अगले टेस्ट में हम मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।